देश में बीजेपी की सरकार नहीं है, मोदी की सरकार है। ये हम दो हमारे दो, मोदी और अमित शाह, उधर अडानी और अंबानी, हम दो हमारे दो की सरकार है। व्यक्तियों के लिए ये बजट कामयाब या नहीं है, कारगर भी नहीं है और हमें लगता है इसमें सुधार होना चाहिए। इस बार का बजट बहुत अच्छा बजट है। आज केंद्र सरकार का बजट आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो आज संसद में बजट पेश किया वो कईयों को तो रास आया, लेकिन कईयों को बिल्कुल भी रास नहीं आया। कटिहार की जनता ने भी खुलकर इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। किसी ने कहा अच्छा तो किसी ने कहा सत्यानाश। कोई चर्चा नहीं है बजट में रोजगार के लेकर के। महंगाई भी बहुत है, बहुत ज़्यादा। क्या लगता है, खुश है? बिल्कुल नहीं। आज के बजट से आप कितना संतुष्ट है? हमने यही जानते हैं कि आज के बजट में छोटे दबके छोटे कस्म की व्यक्तियों के लिए ये बजट कामयाब या नहीं है, कारगर भी नहीं है और हमें लगता है इसमें सुधार होना चाहिए। बजट आज पेश किया गया है लोकसभा में। ये आज का जो बजट है वर्तमान मोदी सरकार का आखिरी बजट है और दूसरे कार्यकाल का ये 5वां बजट है। बस आखिरी बजट हो गया। हम लोग 10वें साल के बजट का इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ लोक लुभावन होगा, चुनावी होगा, तो लगा कि मिला जुला के उसी लब्बो लुभाव से जुड़ा ये बजट है। हालांकि देश में बीजेपी की सरकार नहीं है, मोदी की सरकार है। ये हम दो हमारे दो, मोदी और अमित शाह, उधर अडानी और अंबानी, हम दो हमारे दो की सरकार है। और लगातार पिछले 2021 से हम लोग सुन रहे हैं मोदी जी के श्री मुख से, लगातार ये अमृत वर्ष है, आज़ादी के 75वें साल में अमृत वर्ष होगा, अमृत महोत्सव होगा, अमृत काल चल रहा है। तो अमृत वर्षा की हम लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अभी हाल में मुगल उद्यान को अमृत उद्यान कर लिया गया और नई पीढ़ी को, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान में उलझा हुआ है, हमको लग रहा था कि निर्मला सीतारमण कुछ अमृत वर्षा करेगी, देश के नौजवानों को रोज़गार के नाम पर अमृत वर्षा होगी, लेकिन वर्षा का जरा भी अंश दिखता नहीं है अमृत पीढ़ी के लिए। अभी अमृत चल रहा है मोदी जी का, या तो अमृत चल रहा है या प्रधानमंत्री कौशल योजना, ट्रेनिंग योजना चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। अभी प्रधानमंत्री ने अब किया है गोवर्धन स्कीम का 500 प्लांट लगेगा, गोवर्धन स्कीम का। वो जो गोबर बोला था कि गोबर बेच के भी कमाया जा सकता। हम केवल इतना जानना चाहते हैं मोदी जी से और निर्मला सीतारमण जी से कि पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को रोज़गार दिया गया है। केंद्रीय सरकार का आंकड़ा, हाल तक का आंकड़ा है कि 27 करोड़ लोगों ने आवेदन दिया और केवल 7,40,000 लोगों को रोज़गार मिला। रोज़गार की कोई चर्चा नहीं। बिहार को ठगा गया, लगातार साल दर साल बिहार ठगा जा रहा है। ये जुमला है, ढोंग है। चूँकि बजट आना है, पारंपरिक बजट आ रहा है, जनता ज़रूर पूछे इनसे कि कम से कम इसका तो संख्या बता देते कि कितने लोगों ने पकोड़ा तला, कितने लोगों ने चाय की दुकान खोली, कितने लोगों ने रोज़गार किया। कम से कम नौकरी तो आप बता नहीं सकते। बजट अमृत काल का जो है, हालांकि हम जहर बजट बोले तो ठीक नहीं होगा, उचित नहीं होगा, लेकिन न तो बेरोज़गारों के लिए, न रोजी रोटी तलाशने के लिए, न मध्यम क्लास के लिए, और जहाँ तक इनकम टैक्स का सवाल है, ये धूल झोंकने का। पहले वाला भी टैक्स स्लैब जारी रहेगा। जिसको वो पसंद नहीं है वो विकल्प के रूप में ये ले सकता है। 5 लाख तक पहले भी टैक्स नहीं था। और कितने लोग ऐसे हैं आज मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हमारे समाज का, हम जो टीचर हैं, हमारे समाज का जो छोटा पुराना टीचर है सरकार का बीपीएससी से, उनको भी 70 से लेके 1 लाख, 70,000 से लेके 1 लाख तक का तनख्वाह मिलता है। कोई भी टैक्स से वंचित नहीं रहेगा जो सरकारी नौकरी में है। प्राइवेट तो अभी तो एक आंकड़ा आया है, 23 करोड़ लोगों को का रजिस्ट्रेशन हुआ है कि रोज़गार मिला है असंगठित क्षेत्र में। उसमें से 94% लोगों को, नौकरी पाने वाले को 10,000 से कम तनख्वाह है। ये हम नहीं कर रहे, ये सरकार का आंकड़ा है। इसलिए ये बजट जुमला है, ये नाटक है, नौटंकी है और केवल लोगों को, देश के
लोगों को 140 करोड़ लोगों के आंख में झूल झोंकने वाला है। इससे कोई देश के युवा को, बेरोजगारों को, मध्यम श्रेणी के लोगों को, अल्प आमदनी वाले लोगों को कोई लाभ इसमें दिखता नहीं है। केंद्रीय बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो है चुनावी वर्ष था और जनता को बड़ा ही उम्मीद था इस बजट से, लेकिन इस बजट से कोई खास जो है फ़ायदे वाली बात आम जनों की नहीं है, क्योंकि न इसमें महंगाई पर कोई विशेष ध्यान दिया गया है, न बेरोज़गारी पर दिया गया है। जो अभी भारत की सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोज़गारी और महंगाई, उस पर कोई फोकस इस बजट में नहीं है। आम जनों के लिए परेशानी वाली ही बात है, इसीलिए लगता है कि ये बजट पूरी तरह से फैल है। गया है वित्त मंत्री के द्वारा, कितना राहत दिया गया है लोगों को? इस बार का बजट बहुत अच्छा बजट है। हर सेक्टर के लोगों को राहत दिया गया है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब, मजदूर, कामगार, श्रमिक भाई, सारे लोगों के लिए इस बार का बजट बहुत ही अच्छा है। जी बताइए, आज बजट पेश की गई है, क्या कहना चाहेंगे, कितना राहत है? आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली थी। सारे पूरे देश के जितने लोग हैं, पढ़े लिखे, जो भी समझते हैं, उन लोग बहुत आशा लगा के बैठा था कि आज बजट आएगा। और सभी ने सोच रहा था, महिलाएं भी सोच रही थी कि हमारे लिए भी कोई राहत होगा। जो सर्विस वाले भी हैं वो सोच रहे थे कि हम लोगों के लिए भी, बुजुर्ग लोग भी सोच रहे थे कि कुछ आएगा। लेकिन जब बजट सेशन निर्मला सीतारमण जी ने पेश की तो बहुत निराशा हुआ। हम महिलाओं को तो बहुत निराशा हुआ, क्योंकि गैस जो जिस समय कांग्रेस का शासन था उस समय गैस 600 रुपये था, आज दुना है, 1200 से भी ऊपर। हम लोगों को जो पहुंचाने आता है गैस वेंडर, वो भी 100 रुपया 50 रुपया तो ले ही लेता है, मांगता है। तो और जो है खाद्यान्न में भी कहीं भी राहत नहीं मिला है, इसलिए हम लोग तो बहुत निराश हैं। लेकिन सुने हैं कि 2 लाख रुपया पर छूट मिलेगी, लेकिन 2 लाख रुपया हम लोगों को होगा तभी तो छूट मिलेगी। जब रुपया ही नहीं आएगा तो हमको छूट कहाँ से मिलेगी? और आप लोग खुश नहीं? हम लोग एकदम खुश नहीं हैं। आज देश का आम बजट 2023-24 पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में बजट पेश कर दिया है। इस आम बजट 2023-24 का एजेंडा है नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना। उम्मीद है देश को आर्थिक मजबूती मिलेगी। धन्यवाद। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज केंद्र में बजट पेश किया है लोकसभा में, और ऐसे में आम लोगों को कितना राहत मिली है, व्यावसायिक वर्गों को कितना राहत मिली है, इसको लेकर आज हम कई ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बजट को लेकर क्या सोच रहे हैं। जी बताइए, आज वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, कितना राहत है लोगों के लिए? बजट जो पेश हुआ आज, वो उसका इंतज़ार तो काफ़ी बेसब्री से पूरे देश के साथ साथ हम जैसे कटिहार के व्यवसायी वर्गों को भी था, और काफ़ी हम लोग अपनी निगाहें लगाए बैठे थे। लेकिन ये बिल्कुल मिला जुला असर सा इसको माना जा सकता है। कोई मतलब इसमें बेरोजगारी टाइप पर उस पर कोई फोकस होना चाहिए, उस पर कोई फोकस नहीं है। व्यवसायी वर्ग को एक अलग से कुछ विशेष लाभ पहुंचना चाहिए, ऐसा कोई लाभ मुझे कोई विशेष रूप से महसूस नहीं हो रहा है। बाकी तो आप लोग देखिए, उतना बड़ा कोई मैं ज्ञातकार नहीं हूँ। बजट ठीक रहा, मिला जुला के बजट ठीक ही है। हम महंगाई पर और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हुआ। लगता है कि होना चाहिए, एकदम होना चाहिए था। जरूर महंगाई बहुत बढ़ रही है। बजट आज पेश हुआ है, कैसा रहा बजट? बजट बहुत ही शानदार रहा, बहुत अच्छा। आम आदमी के लिए बहुत ही राहत वाला पैकेज रहा, बहुत शानदार रहा। टैक्स में भी छूट दिया गया? टैक्स में बहुत छूट दिया गया। 7 लाख रुपया जनरल आदमी के लिए छूट है, यह बहुत अच्छी बात है। देखिए, आज जो बजट आया है उस पर
इनकम टैक्स और जीएसटी, इन दोनों विषयों पे हम लोग बात करेंगे। पहला हम लोग इनकम टैक्स पे बात करते हैं। स्लैब चेंज हुआ है। एक न्यू टैक्स रेजिम सरकार जो है पहले भी ला चुकी थी और उसमें कुछ चेंजेस किए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर सकें। इसमें क्या है, सरकार ने 87A के अंतर्गत जो 12,500 रुपये रिबेट मिलती थी उसको बढ़ाकर 25,000 कर दिया है, ताकि अब आम आदमी न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख तक अपनी इनकम दिखाता है तो उनको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। स्लैब जो इस प्रकार है, पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था, अब उसकी सीमा 50,000 बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 तक आपको 5% टैक्स देना होगा। 6 से 9 तक आपको 10% टैक्स देना होगा। 9 से 12 आपको 15 देना होगा और 12 से 15 आपको 20% टैक्स देना होगा और 15 लाख से अबव आपको 30% टैक्स देना होगा। ओल्ड रेजिम जैसे था वैसे ही है। उसमें आप ATC अवेल कर सकते हैं, ATD अवेल कर सकते हैं, सारे डिडक्शन अवेल कर सकते हैं, मगर न्यू टैक्स रेजिम में आप ये नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की ये मंशा है कि ATC और ATD और जितने भी डिडक्शन के सेक्शन हैं वो सरकार हटाना ही चाहती है लगभग, और सभी को न्यू टैक्स रेजिम में लाने की सोच रही है। दूसरी बात क्या है, एक सेक्शन में कुछ चेंजेस हुए हैं 44AD में, जहाँ पे टर्नओवर 2 करोड़ जो प्रिजम्पटिव बेसिस के लिए है, वहाँ जो प्रिजम्पटिव बेसिस के जो टैक्स पेयर थे वो 2 करोड़ तक प्रिजम्पटिव बेसिस में जा सकते थे। अब उस आवर्त को सरकार 3 करोड़ कर दिया है और जो प्रोफेशनल थे, जो 50 लाख था उनकी सीमा, उसको 75 लाख कर दी गए हैं। अब जो प्रिजम्पटिव बेसिस के टैक्स पेयर जो रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं वो उसमें कर सकते हैं। एक ये तो हुई इनकम टैक्स की बात। जीएसटी में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। सबसे बड़ा चेंजेस जो है कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए है। कंपोजिशन टैक्स पेयर अब अपने गुड्स को ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच सकते हैं, लेकिन वो विद इन स्टेट। अगर वो स्टेट के बाहर बेचते हैं ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू तो सारी पेनल्टी, सारा बर्डन ई-कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर होगा। दूसरा चेंजेस ये भी है कि सरकार ने जो GSTR1 की ड्यू डेट की 3 साल बाउंड रखी थी कि 3 साल के बाद आप GSTR1 नहीं दाखिल कर सकते हैं, उसमें चेंजेस किया है। 37 सबसेक्शन 5 में चेंजेस हुआ है। उसी प्रकार पेनल्टी जो है, एक अब कंपाउंडिंग जो देखिए, आज के केंद्र का जो बजट है जब सामने आया तो केंद्र की बजट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि बिहार के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और बहुत निराशा हाथ लगा है बिहार को। केंद्र सरकार ने 2022 तक सभी को पक्का मकान का वादा किया था, बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कही गई थी। 2022 में रोजगार पर कोई बात नहीं आया बजट में। साथ ही साथ किसानों की आय दुगुनी कर दी जाएगी 2022 तक, इस पर भी कोई जिक्र नहीं है। ये बिल्कुल आंख में धूल झोंकने वाला बजट है। बिहार की जनता को इस बजट से निराशा हाथ लगा है और लोगों में मायूसी छा गया है। धन्यवाद। अब्दुल गनी, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, कटिहार। देखिए, बजट पेश आज हुआ है, ये बहुत ही शानदार बजट है और आपके चैनल के माध्यम से वित्त मंत्री जी को मैं शुभकामना भी देना चाहता हूँ, आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ कि इतना अच्छा बजट आम और ख़ास जनों के लिए है। बजट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अभी हम देख रहे थे बजट का ये हो रहा था कि जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसको बढ़ा दिया गया है, टैक्स का परसेंटेज भी कम कर दिया गया है। 50 एयरपोर्ट नए बनेंगे, इसका घोषणा किया गया है। 2.4 लाख करोड़ रुपया रेलवे के लिए खर्च किया जाएगा। आपको लगभग 10,000 करोड़ रुपया अर्बन डेवलपमेंट के लिए, आपको 157 नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे, नर्सिंग कॉलेज बनेंगे और बुजुर्गों का जो सेविंग का लिमिट है उसको बढ़ाया गया है। तो कुल मिला के बहुत सारी बिंदु हैं जिन पे ये जो बजट है वो हम लोगों के लिए, आम और ख़ास जनों के लिए बहुत ही अच्छा है। और इस बजट से जो
अगले भविष्य की जो तस्वीर है वह साफ निखर कर सामने आ रही है कि देश का विकास जिस गति से हो रहा है आगे उससे भी तेज गति से विकास होने वाला है। बजट का जो मिला जुला असर है वह बजट तो बैलेंस भी कहा जाए, लेकिन हमारा बैलेंस इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि बजट के जो हुआ है, देखिए हमारी न्यायिक व्यवस्था के लिए बजट में किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हम लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आज इतनी पेंडेंसी है हिंदुस्तान के अंदर में, उसके लिए क्या किया गया उस पर कहीं बजट में कोई चर्चा नहीं हुई। वकीलों की जो स्थिति है आप जानते हैं कि विद्वान अधिवक्ता कहे जाते हैं और उनके लिए बैठने की और सारी व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए आज की तारीख में, न उनका कोई एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, न उनके लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था की पेंशन वगैरह की व्यवस्था की मांग चल रही थी। किसी भी तरह का उन लोगों ने न्यायिक व्यवस्था पर जो है नहीं किसी तरह का कोई बात कहा है। इससे लगता है कि बजट में जो मिला जुला इसलिए असर हमारा बताना, जैसे कि 7 लाख का लिमिट किया गया वो बहुत अच्छा है कि आम जनों के लिए जो है 7 लाख की बजट का है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सस्ता की गई। सस्ता करने से सारी चीज़ों का वो कोई निदान नहीं है और हमारा ये कहना है कि बजट में न्यायिक व्यवस्था के लिए अब अलग से एक व्यवस्था होनी चाहिए थी। जैसे रेल की बजट होती थी, रेल का जो अपना होता था, अभी आपने जहाँ तक एयरपोर्ट की बात कही वो सारी बातें अच्छी है, देश की तरक्की के लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो देश का मुख्य स्तंभ न्यायिक व्यवस्था है उसके लिए बजट में किसी भी तरह का कोई प्रावधान का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि ये क्षेत्र जो है इस बजट से अछूता है। बजट से कोई उम्मीद देश के लोगों को नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ये लोक लुभावन बजट है, कारगर बजट नहीं। समस्या वहीं की वहीं है आज भी। जिस तरह से आवश्यक वस्तुओं पर बढ़ाया गया टैक्स वगैरह और उसमें कोई कमी करने का कोई प्लान सरकार के पास नहीं थी। रोजगार परक ये बजट है ही नहीं कहीं से। कृषि क्षेत्र में जो है वो कृषकों को क्या लाभ मिलना चाहिए इसका कोई भी डिक्लेरेशन इस बजट में नहीं है। कुल मिलाकर ये 2024 के लिए एक प्लान तैयार किया गया है, जैसा कि वित्त मंत्री का पहले भी स्टेटमेंट आया कि अगले 25 साल में विकसित भारत का नक्शा हम तैयार कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए स्पष्ट है कि ये चुनाव को देखते हुए तात्कालिक जो व्यवस्था है उसको बनाया गया है। बहुत ज़्यादा उम्मीद इस बजट से लोगों को नहीं करना चाहिए। आवश्यक वस्तुओं पर महंगाई आज भी कायम रहेगी, जो इनकी बजट है उसमें कोई कमी नहीं होने जा रही है। LPG सिलेंडर से लेकर तमाम क्षेत्र में महंगाई में कोई कमी नहीं आने वाली है इस बजट से, और ये बजट आम लोगों के लिए कुल मिलाकर घातक है, कोई लाभकारी नहीं है। बजट क्या है ना कि बजट जो बजट अभी आया है इसको ये कहा जाए कि आम लोगों के लिए कोई खुशखबरी नहीं है इसमें। और जो महंगाई है, महंगाई कैसे कम होगी, क्या सस्ता हुआ तो कार, AC, फ्रिज। तो आम लोग जो है, लेमेन जो है, जिनको ये AC, फ्रिज, TV, वॉशिंग मशीन से ज़रूरत नहीं है, जो खाने वाले लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, उन लोगों के को राहत पहुंचाने वाली ये बजट नहीं है। रहा बात कि भारत में सबसे ज़्यादा जो बजट पे भी ज़्यादा जोर देना चाहिए भारत की सरकार को, वो है शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में। शिक्षा और चिकित्सा एक ऐसा क्षेत्र है जहां से आम लोग, जिनको आजीविका से लेके या फिर अगर उसके प्रॉस्पेरस के लिए, उन्नति के लिए जो सबसे बड़ा बाधक है वो शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में पैसा खर्च कर रहा है। लेकिन इन दोनों क्षेत्र में भारत सरकार का कोई इस बजट में ऐसा नहीं दिख रहा है कि आम लोगों के ऊपर जो है शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में राहत मिले। इसलिए ये बजट जो है, पहले जैसे बजट था, जिस बजट से इस भारत में या आम लोगों पे कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो बजट है, ये बजट भी पिछले या और जो बजट पहले से बनते आ रहा है बस वही बजट है, दिखावा के लिए बजट है। कोई इससे आम लोगों को के जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। आम बजट ये बिल्कुल ही फैल रहा, न किसान के मुद्दा पर कोई ठोस पहल हुआ, न युवाओं का जो बेरोजगारी की बात है उस पर कोई बात जो है सरकार के द्वारा कहा गया, न महंगाई पर कोई बात हुई। ये मतलब ऐसा जानिए कि ये बजट बिल्कुल जो है जनता को एक झुंझुना थमाने का काम किया। हमेशा ये बीजेपी की सरकार आम लोगों का ठगने का काम कर रही है और आज भी वही काम होगा इस देश में। केंद्रीय
बजट 2023 आज वित्त मंत्री ने संसद भवन में प्रस्तुत किया और पूरे देश में मिलीजुली प्रतिक्रिया इस पर आ रही है। मैं मानता हूं कि पूर्ण कुछ होता नहीं है, लेकिन यह बजट बहुत कुछ कहता है, कुछ अच्छाई भी है, कुछ कमी भी रह गई इसमें। अगर एक नज़र डालें तो जो हमारी मूलभूत हमारा उद्देश्य है देश को आत्मनिर्भर बनाना, उस दिशा में कुछ बातें जो आई हैं कि देशी मोबाइल सस्ते होंगे, तो आज मोबाइल एक बहुत बड़ा माध्यम है संचार का। हर आम और ख़ास तक इसकी पहुंच है। तो अगर मोबाइल उत्पादन, देशी मोबाइल के उत्पादन में वृद्धि होती है तो देश की अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहन अगर सस्ते हुए हैं तो कहीं न कहीं पर्यावरण के प्रति इससे हमारी गंभीरता बढ़ेगी। साइकिल सस्ती हुई है, आम लोगों की सवारी है, आम लोगों को राहत मिलेगी। फिर साइकिल के प्रयोग से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। महिलाओं की बचत 2 लाख तक पर जो 7.8% के ब्याज की बात कही गई है, वह घरेलू बचत को प्रोत्साहन देगा और ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा विकास के लिए। और अखिल भारतीय शिक्षुता योजना 47 लाख युवाओं को मदद मिलेगी, यह भी एक अच्छी पहल है। और किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किए जाने की बात भी इस बजट में है, जो पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी और हमारी संवेदना दिखाती है, सुनिश्चित करती है। जब तक राज्यों का विकास नहीं हो, और राज्यों का विकास पूंजी के बल पर होगा, तो 50 साल के लिए ब्याज मुक्त कर्ज के प्रावधान की बात भी वित्त मंत्री ने आज कही है। अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। पीएम आवास योजना ये एक बड़ी बात है और इसकी राशि में वृद्धि हुई है। ये रोटी, कपड़ा और मकान, ये मकान जो हमारी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, अगर पीएम आवास योजना